इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए इस पे बेस्ड तो आप इजीली कर पाए। ठीक है गाइस, तो पहले तो हम मूव कर लेते हैं टुवर्ड्स द अपना इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, जिससे आपको इसके एग्जैक्ट जो जो चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती है उसके बारे में पता चल जाए। लेट वी बी अ वेक्टर। बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि उतना टाइम नहीं है, तो जितने से आपका क्वेश्चन अगर आ गया सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ उतना पढ़ा दूँगी। आपका सपोज वी एक वेक्टर है स्पेस में, इस तरह से मान लीजिए आपका वेक्टर है v1। वेक्टर को इस तरह से आप डिनोट करते हैं ऊपर एरो लगा के, v2 v3। ये आपका वेक्टर वाला जो चैप्टर है ना उसमें से आएगा। पूरा चैप्टर पढ़ाना तो इट विल बी टाइम टेकिंग, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आता है वो मैं आपको करा देती हूँ। बी आर नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेक्टर। नॉन एम्प्टी मतलब पूरा खाली नहीं है, अंदर सारे ज़ीरो ज़ीरो नहीं होंगे, कुछ और नंबर्स होंगे। ठीक है, अब अगर आपका इसमें इस वेक्टर के साथ अगर सपोज इफ देयर ऑल्सो एग्जिस्ट स्केलर, मतलब वेक्टर है और यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी भी अगर आपकी एग्जिस्ट कर जाती है k1 k2 अप टू द पावर kn। ठीक है, लेकिन नॉट ऑल आर जीरोस। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि सारे जीरो हो सकता है कुछ जीरो हो, जैसे ये नॉन एम्प्टी है, इसमें से कुछ जीरो हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते। सिमिलरली इसमें से कुछ जीरो हो सकते हैं कुछ नहीं हो सकते। ठीक है, देन अगर आपका k1 v1 वेक्टर प्लस k2 v2 वेक्टर प्लस k3 v3 वेक्टर प्लस kr, इसको वी आर ले लो, kr vr वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है किसी भी तरह से। सपोज मान लीजिए अगर यहाँ ये कि आपका -1 है, v आपका 1 है, तो आपका ठीक है एन प्लस यहाँ पर आपका इस तरह से आ जाता है 1 इंटू 1 आ जाता है, तो आपका -1 + 1 फाइनली ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको कुछ भी इक्वेशंस आ जाती हैं जो आपस में लास्ट में ज़ीरो रिजल्ट दे देती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या कहेंगे, आप बोलेंगे इसको लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अगर बाई चांस सपोज आपका k1 k2 k3 जितने भी हैं आपके, अगर इन सभी की वैल्यू ज़ीरो है तो आप कुछ भी कर लो आपका हर हाल में आंसर ज़ीरो ही आएगा। मगर ऐसी सिचुएशन में आपका लीनियरली डिपेंडेंट नहीं कहते, उसको फिर हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर आपके ये सब k1 k2 वाले जितने भी स्केलर अगर आपके सारे ज़ीरो हो जाते हैं तो। ठीक है गाइस, इस पे बेस्ड आप एक छोटा सा पहले क्वेश्चन देखिए, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा हायर लेवल पर चलेंगे। इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ। ऐसे आप लिख लीजिए, सपोज एक वेक्टर आपको दिया है v1 का, वेक्टर आपको दिया है 1 -2, ये इस फॉर्म में। एक और वेक्टर दिया है v2 और ये आपको दिया है -5 10। ठीक है, अब इट कुड भी आपको k1 k2 की वैल्यू दे दे और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नहीं देगा, आपको अज्यूम करना होता है। तो सपोज ये क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा गया है कि ये आपका आगे कुछ बड़ा सा लाइन दे देगा कि वो आर इन द फैक्टर ऑफ आर स्क्वायर सबसेट एंड द फंक्शन ऑफ दिस करके एक लंबी सी लाइन लिख कर दे देगा, और बेसिकली आपसे पूछा बस यही जाएगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। तो मैंने आपको क्या बताया, हम लोग इसमें क्या करते हैं, k1 v1 वेक्टर प्लस k2 v2 वेक्टर इक्वल्स टू ज़ीरो है या नहीं है, हम ये चेक करते हैं। तो हमें v1 वेक्टर पता है, हम वो पुट कर देते हैं, प्लस k2 भी हमें पता है, हम क्या पुट कर देते हैं, -5 10। अब हमें k1 k2 की कोई वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। इसको पहले और अंदर सॉल्व कर लेते हैं। k1 -2 प्लस -5 k2
10 के, ठीक है। K1 K1 वाली K1 ये ए था ना, ये एक्स था, ये एक्स था, तो एक्स एक्स वाला टर्म अलग कर लो। K1 माइनस 5K2 प्लस ये आ जाएगा आपका -2K1 प्लस 10K2, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू K1 या K2 की पुट कर सकते हैं, ऐसा कि हम K1 और K2 की ऐसी कोई वैल्यू पुट करें कि आपके जो है ये दोनों ज़ीरो आ जाए, K1 एंड K2, ऐसा पॉसिबल है? करके देख लेते हैं। K1 की जगह मान लीजिए आप 0 रख देते हैं, ठीक है। तो आपका ऐसी कंडीशन में जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपके दो इक्वेशन बन जाएंगे और आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम K1 और K2 की वैल्यू मान लीजिए 5 और 1 रख के देखते हैं, ताकि यहाँ पर हमें दिख रहा है ना -5 है, तो अगर यहाँ पर भी हम 5 का टर्म बना दें तो ये 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी अगर हम कुछ अपना उसी हिसाब से चेंज करते हैं, लाइक इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 10 हो जाएगा, तो आपका 0 बन जाएगा। तो हम K1 और K2 को 5 और 1 रख के देखते हैं। तो आपने रखा तो 5 आ जाएगा ये वाला, -5 × 1 आपका ये 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी आपका -2, K1 की जगह 5 रखा तो आपका -10 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 और K2 की जगह 1 रखा तो 10 आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल, फाइनल आपका 0 आ गया। तो जब आपने इसको सॉल्व करा और आपकी वैल्यू 0 आ गई तो इसको आप क्या बोलोगे? ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। एक तो आपका इस तरह से क्वेश्चन आता है, और एक और टाइप का क्या क्वेश्चन आता है उसको भी आप देख लीजिए। इस अब मैं जो नेक्स्ट टाइप कर पाऊँगी ना, वो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। सैम्पल स्पेस दिया है 1 1 1, ये आपका V1 वेक्टर ये हो गया, V2 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन शायद आपको APC में आया भी था ना, यहाँ देख लीजिए इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले वाले टर्म के साथ हम क्या लिखते हैं? K1, क्योंकि क्या बताया, K1 V1 वेक्टर प्लस K2 V2 वेक्टर प्लस K3 V3 वेक्टर हमारा 0 आना चाहिए। तो अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1, 1, 1 प्लस K2 हमारा कितना आ जाएगा 1, 1, 0 प्लस K3 कितना आ जाएगा आपका 1, 0, 0 इक्वल्स टू 0। नहीं इक्वल्स टू 0 भी हमें पता नहीं ना सॉल्व करके आएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा K1 प्लस K1 प्लस K2 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। अब आप इसको अगर अलग अलग करेंगे K1 और K2 को, तो जो हमारा x वाला टर्म है, यहाँ पर भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, इसे एक साथ लिख दीजिए। तो कुछ नहीं है। थर्ड में चले तो यहाँ हमारा z का टर्म है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, हमारा 0 है, और यहाँ भी हमारा 0 है, तो ये सिर्फ कितना आ जाएगा आपका K1, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऐसा कोई नंबर सोच कर देखिए कि जिसमें आप 0 को सेटिस्फाई कर दें। लाइक जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 5 और 1 रख दिया था और हमारी इक्वेशन 0 आ गई थी। अब यहाँ पर आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं। चलिए वहाँ पर भी हमने कोफिशिएंट की हेल्प लिया था, लाइक वहाँ पर 5K2 था ना, K1 माइनस 5K2 था, तो हमने इसमें इसको 5 रख दिया था ताकि हमारे कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इस तरह से इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी पहले तो इसी को ही कर सकते हैं, तो -1 मान लीजिए अगर हम K1 की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर आपका -1 + 1 का चलो केस बन भी जाएगा। K2 को आपने 1 रख दिया, K1 को -1 रख दिया, तो ये वाला आपका 0 आ गया। मगर व्हाट अबाउट दिस, फिर यहाँ पर आप K3 क्या लिखोगे? आप कुछ भी लिख दो, K3 की वैल्यू आपकी वही वैल्यू आएगी, ये तो आपस में 0 हो जाएगा। फिर K3 की जो भी वैल्यू आप लोगे वो आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी अगेन क्या K1 के साथ फिर आप क्या लिखोगे? तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू लोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम K1 की वैल्यू मान लेते हैं 0, ये जो भी इनमें से कोई भी एक वेरिएबल की, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप 0 मान लो। फिर देखते हैं अब आगे क्या होता है। K1 की अगर आपने 0 मानी तो K1 प्लस K2 को 0 रखो, तो K2 आपका अगेन 0 आ जाएगा, क्योंकि K1 0 था, इधर आके माइनस में 0 -0 0। अब K1 प्लस K2 प्लस K3 को इक्वल टू 0 रखो, तो यहाँ से आपका K3 भी 0 आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K3 इक्वल्स टू 0 आ गया। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट।
पहले वाले हिस्से में क्या था, जो लीनियरली डिपेंडेंट आई थी वहाँ पे आपकी इक्वेशन जीरो बनी थी, कुछ इस तरह से कटे थे K1 और K2 की वैल्यू रखने पर। यहाँ पर भी हमारा K1 K2 की वैल्यू रखने के बाद उसके बाद पूरा आंसर जीरो आ जाएगा, मगर आपस में ये इक्वेशन में कुछ कैंसिलेशन नहीं हुआ। और जब ऐसी इक्वेशन आती है कि आपका K1 प्लस K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K3 इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट ना होकर लीनियरली इंडिपेंडेंट ही उसको हम कहते हैं। ओके, अब इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का ही, ताकि आपको लग रहा होगा कि 1 1 1 1 आ गया होगा तो इस कंडीशन में ये ऐसा आ गया। ऐसा नहीं है, अगर कुछ और वैल्यू रहती है तो भी आ जाता है। मैं आपको इसको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, आप उसको खुद ट्राई करना, ठीक है। और उसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको क्या आएगा। एक सेकंड रुकना गाइस, मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ बोर्ड को। ओके, सो अगर आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी ये दे सकता है, हो सकता है इस बार दे दे, क्योंकि लास्ट ईयर वो सिंपल क्वेश्चन दे चुका है, तो मे बी इस बार वो थोड़ा सा लेवल हाई करके मैट्रिक्स के फॉर्म में भी दे सकता है। एंड एक और मैट्रिक्स है आपकी C0214। ठीक है, अब इसको अगर आपको सॉल्व करना हो और आपसे पूछे कि ये मैट्रिक्स आपकी लीनियरली वेरिएबल है या फिर नहीं है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप अगेन भाई इसको मान लीजिए आप V1 वेक्टर, इसे मान लीजिए आप V2 वेक्टर, और इसे मान लीजिए आप V3 वेक्टर। और अब आप इसको इक्वेशन में पुट करिए, लाइक K1 इंटू V1 वेक्टर होता था, दैट इज़ 4 0 -2 -2 प्लस K2 इंटू V2 वेक्टर होता था, तो 1 -1 2 3 प्लस K3 V3 वेक्टर होता था 0 2 1 4। ओके, इक्वल्स टू हमें जीरो प्रूव करना है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है। अब इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4K1 0 -2K1 -2K1 प्लस आपका यहाँ पर क्या आएगा, K2 -K2 2K2 3K2, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका 0 2K3 K3 4K3, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप इसमें से मैंने आपको क्या बताया था कि अब आप ये ऊपर ऊपर वाले टर्म्स को ऐड करके अलग लिख दीजिए, 4K1 प्लस K2, और यहाँ पर 0 है तो उसको ऐड नहीं करेंगे हम। अब आप इन वाले टर्म्स को ऐड करके लिख दीजिए, 0 को हम नहीं ऐड करेंगे, -K2 प्लस 2K3। अब आप इस टर्म को लिख दीजिए, -2K1 प्लस K3, और अब आप इन टर्म्स को लिख दीजिए, -2K1 प्लस 3K2 एंड प्लस 4K3। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको 4 इक्वेशंस मिल गई हैं। अब आप इन 4 इक्वेशंस को लिख दीजिए, 4K1 प्लस K2 इक्वल्स टू 0। आपको मतलब जितना भी आता है वो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या आएगा। अब आप यहाँ पर बताइए K2 की आप और K1 K2 K3 की ऐसी कोई वैल्यू आप सोच सकते हैं या समझ सकते हैं। यहाँ पर K2 है ना, दिस वन C वाला, प्लस K3 भी आएगा ना यार, 2K2 प्लस K3 कि आपके ये जो है इक्वेशन, सारी इक्वेशंस वो ज़ीरो आ जाए, इस तरह से आप कोई वैल्यू रख सकते हैं K1 K2 K3 की, कि आपकी ये इक्वेशन पूरी ज़ीरो बन जाए या ये इक्वेशन पूरी ज़ीरो बन जाए। सिर्फ अगर आप बहुत एनालिसिस करके देखेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी जो आप K1 K2 K3 की रखेंगे और आपकी जो है वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। वो होगा आपका K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K3 इक्वल्स टू 0। सिर्फ इस कंडीशन में आपका इक्वल्स टू 0 प्रूफ होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में जब आपकी तीनों वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है गाइस, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप और देख लीजिए। होमवर्क में पहले सोच रही थी होमवर्क में दे दूँगी उसको, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि होमवर्क में क्या ही दूँ, करवाई देती हूँ।
ऐसे। अब एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए गाइस। दैट क्वेश्चन इज, अगर आपको v1 वेक्टर दिया है 2 1 0 3, आपको v2 वेक्टर गिवन है 3 -1 5 2, एंड आपको v3 वेक्टर गिवन है कितना 1 0 2 1। ठीक है। अब अगेन आपको इसमें पूछा हुआ है कि आपका लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए अगेन आप क्या करेंगे, k1 v1 वेक्टर प्लस k2 v2 वेक्टर प्लस k3 v3 वेक्टर इक्वल्स टू 0 आता है या नहीं वो चेक करेंगे आप। तो k1 इंटू 2 1 0 3 प्लस k2 3 -1 5, तो और होना चाहिए था 2 ही होना इसमें 2 प्लस k3 आ जाएगा आपका 1 0 2 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले किया है। 2k1 k1 3k1 यहाँ पे तो बीच में 0 प्लस 3k2 -k2 -k2 5k2 एंड 2k2। सिमिलरली इसको भी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो k3 प्लस 0 प्लस 2k3 प्लस 1 प्लस k3। यू कैन गो डायरेक्टली, आप सिर्फ यहाँ से भी ले सकते थे। 2 आप मतलब देख के पता चल रहा होगा यहाँ पर। लाइक अगर मैं पढ़ाने रही होती, मैं खुद सॉल्व कर रही होती तो मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखती, मैं डायरेक्टली यहीं से ही निकालती। कैसे निकालती देखो, इधर फर्स्ट से आपका बन जाएगा 2k1 प्लस यहाँ से उठाऊंगी फर्स्ट टर्म तो कितना आ जाएगा 3k2 प्लस यहाँ से उठाऊंगी फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा k3 इक्वल्स टू 0। अब आप चाहें तो इसके बाद एक और स्टेप लिखिए, इनको सबको प्लस करके लिखते थे जैसे, फिर वहाँ से k1 को कॉमन निकाल के k2 k3, तब आप इक्वेशन बना सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं। अब सेकेंड टर्म उठा लो इसका k1 प्लस यहाँ से भी सेकेंड टर्म उठा लो कितना हो जाएगा -k2। अब यहाँ से सेकेंड टर्म इज 0 तो आपका 0 कुछ नहीं लिखेंगे, आपका 0 आ गया। अब थर्ड टर्म उठा लो आप, यहाँ पर 0 हो गया तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सीधा इसके थर्ड टर्म पे चलते हैं। दैट इज़ 5k2 प्लस 2k2 सॉरी 2k3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप देखिए फोर्थ टर्म आ गया 3k1 प्लस यहाँ से आपका फोर्थ टर्म आ गया 2k2 प्लस यहाँ से फोर्थ टर्म आ गया k3 क्वेश्चन 0। अब आपको ये वाला स्टेप ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इक्वेशन बनाने के लिए तो ऐसे कर लीजिए, इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है, 2-3 लाइन्स आपकी बच जाती हैं राइट करने के लिए। अब और अगर ऐसे आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप बिल्कुल इस प्रोसेस से चल सकते हैं, जो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा कुछ सेकेंड का एक्स्ट्रा। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, आप ऐसी कोई वैल्यू सोच सकते हैं k1 k2 या k3 की, जिससे कि आपकी ये इक्वेशन या ये और ये इक्वेशन 0 हो जाए, लाइक 1/2 या 1 या कुछ ऐसा पुट करके। नहीं कुछ भी ऐसी वैल्यू बनेगी नहीं, आप करके देख लेना। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, हम k1 को 0 पुट कर देंगे। k1 को 0 पुट किया तो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ से हमारा k2 भी 0 आ जाएगा। फिर k1 और k2 को आप इस इक्वेशन में तो नहीं, इस इक्वेशन में पुट कर लो तो अगेन आपका k3 भी 0 आ जाएगा। तो फाइनली k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू k3 इक्वल्स टू 0, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो दिस चैप्टर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसको आप देख लीजिएगा। सिर्फ यही आप समझ गए होंगे और इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। हो सकता है इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है वो आपसे प्रॉपर ये भी पूछ सकता है, काइंड ऑफ क्वेश्चन देके भी पूछ सकता है। ठीक है। और बाकी मैंने आपके मैसेज पढ़े, यू गाइस आर आस्किंग फॉर द क्वेश्चंस, तो ठीक है, क्वेश्चंस वाली वीडियो भी आएंगे। ये मूव नहीं हो रहा। बाकी अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। और फिर अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी।